हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेबी एलओडीआर थर्ड अमेंडमेंट 2021। इससे पहले हम ऑलरेडी सेकंड अमेंडमेंट को डिस्कस कर चुके हैं और ये जो अमेंडमेंट आया था ये आया था 6 मई 2021 को। इस अमेंडमेंट की जर्नी को एक बार देखते हैं। इनफैक्ट ये जर्नी से आपको पता चलेगा कि हर एक रेगुलेशन में जब भी अमेंडमेंट आता है तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कंसल्टेशन पेपर का। सेबी जब भी किसी रेगुलेशन में अमेंडमेंट्स प्रपोज करती है तो एक कंसल्टेशन पेपर इशू करती है फॉर द पब्लिक कमेंट्स। जो भी सेबी को लगता है कि अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, चेंजेज होने चाहिए, उन सब को इस कंसल्टेशन पेपर में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और इसको रिलीज कर दिया जाता है पब्लिक के कमेंट्स के लिए। अब पब्लिक इस कंसल्टेशन पेपर को रिव्यू करती है, पढ़ती है और पब्लिक के जो भी कमेंट्स होते हैं, जो भी ओपिनियंस होती है, वो सब सेबी को सबमिट की जाती है। उसके बाद सेबी अगेन कंसल्टेशन पेपर को रिव्यू करता है और जो पब्लिक से कमेंट्स आए हैं उनको भी रिव्यू करता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेबी जो है अमेंडमेंट्स को अप्रूव करती है। तो अगर हम थर्ड अमेंडमेंट की जर्नी को देखें तो अगर आप स्क्रीन पे अभी देखें, सबसे पहले है कंसल्टेशन पेपर जो इस साल आया था 2 मार्च 21 को। उसके बाद सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई थी। ये बोर्ड मीटिंग ऑब्वियसली जब पब्लिक के कमेंट्स आ गए थे उसके बाद हुई थी, क्योंकि इस मीटिंग में सेबी जो है अमेंडमेंट्स को अप्रूव करती है। तो सेबी की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी वो हुई थी 29 जून 2021 को और उसके बाद सेबी ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिया था अमेंडमेंट्स को और वो डेट थी 3 अगस्त 2021 को। अब जब 3 अगस्त 2021 को ऑफिशियल गैजेट में ये पब्लिकेशन आया तो एक कंफ्यूजन भी थी कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये इमीडिएट बेसिस पे इफेक्टिव हैं या फिर ये 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप 29 जून 2021 को जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसकी प्रेस रिलीज को देखते हैं तो उसमें लास्ट में मेंशन है कि ये जितने भी अमेंडमेंट्स आज की बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुए हैं ये सारे के सारे 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल होंगे। लेकिन जब ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफिकेशन आया तो वहाँ पे मेंशन था कि ये अमेंडमेंट्स इमीडिएट बेसिस पे इफेक्टिव होंगे। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर किया गया 6 अगस्त 2021 को, यानी कि नोटिफिकेशन के 3 दिन के बाद सेबी ने फिर से एक कॉरिजेंडम इशू किया और उस कॉरिजेंडम में मेंशन किया इन अमेंडमेंट्स की जो इफेक्टिव डेट है वो 1 जनवरी 2022 है। आज की डेट में और जो इसमें फाइनल वर्डिक्ट है वो यही है कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं, जो भी सेबी एलओडीआर थर्ड अमेंडमेंट 2021 में जितने भी प्रोविजंस में अमेंडमेंट लाया गया है ये सब कब से एप्लीकेबल है? 1 जनवरी 2022 से। तो सेबी का जो एंडेवर है वो ये है कि किस तरह से कॉरपोरेट गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जाए, किस तरह से कंपनी में ट्रांसपेरेंसी आए, किस तरह से कंपनी में इंडिपेंडेंट जजमेंट्स आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है कॉरपोरेट गवर्नेंस में, तो इसलिए जो थर्ड अमेंडमेंट आई है, ये जो सेबी एलओडीआर थर्ड अमेंडमेंट है, इसकी जो सेंट्रल थीम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड, रिमूवल से रिलेटेड और जहां जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उन प्रोविजंस को चेंज किया गया है। हालांकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में काफ़ी सारे प्रपोजल्स दिए थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से रिलेटेड, लेकिन वो सारे के सारे प्रपोजल्स को अमेंडमेंट का पार्ट नहीं बनाया गया है, यानी कि सेबी ने उनको अप्रूव नहीं किया। कंसल्टेशन पेपर में वो थे, कंसल्टेशन पेपर का वो पार्ट थे, लेकिन उसके बाद जब पब्लिक के कमेंट्स आए और सेबी ने ये देखा कि पब्लिक इन प्रोविजंस को वेलकम नहीं कर रही है तो फिर उन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो हम ऐसे प्रोविजंस को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट ऑल आर द अमेंडमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेशन 17 की। रेगुलेशन 17 किससे डील करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से।
यानी कि आपके बोर्ड का कंपोजिशन क्या होना चाहिए और बोर्ड से रिलेटेड और कौन कौन से प्रोविजन होने चाहिए। तो इसमें सिंपल सा एक नया सब रेगुलेशन इंसर्ट कर दिया गया है और इस सब रेगुलेशन का नाम है रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1C। सो ये सब रेगुलेशन क्या कहता है? अभी क्या होता है, अगर हमें किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है या किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं और उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कब तक वैलिड होता है? नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई अक्टूबर में या नवंबर में और उस मीटिंग में मिस्टर एक्स को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया और उनका जो वैलिडिटी है वो कब तक है? नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। और जो कंपनी की एजीएम होती है वो नेक्स्ट ईयर सितंबर में होती है। तो अगर आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा गैप है बोर्ड के अपॉइंटमेंट में और शेयर होल्डर के अपॉइंटमेंट में, यानी कि बोर्ड ने तो मिस्टर एक्स को आज ही अपॉइंट कर लिया और मिस्टर एक्स जो है वो बोर्ड मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं और कंपनी की बाकी सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शेयर होल्डर ने उनके अपॉइंटमेंट को अप्रूव नहीं किया है। तो सेबी ने अपनी कंसल्टेशन पेपर में पहले ये प्रपोजल दिया था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है उसके लिए शेयर होल्डर की प्रायर अप्रूवल होनी चाहिए, यानी कि पहले शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाएगा और उसके बाद बोर्ड इसका अपॉइंटमेंट करेगी। लेकिन पब्लिक ने इसको वेलकम नहीं किया क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हो सकती हैं। इसलिए सेबी ने क्या किया है कि जो टाइम गैप है बोर्ड के अप्रूवल का और शेयर होल्डर के अप्रूवल का उसको कम करने की कोशिश की है। तो पहले के प्रोविजन के हिसाब से नेक्स्ट एजीएम तक शेयर होल्डर की अप्रूवल ली जा सकती थी, लेकिन अब इसको कम कर दिया गया है और जब बोर्ड अपॉइंटमेंट करेगा किसी भी डायरेक्टर को एज एन एडिशनल डायरेक्टर, उसके 3 मंथ्स के अंदर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी हमें लेनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा चेंज है, यानी कि अगर आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और स्पेशली अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में, तो उसके बाद आपको विद इन 3 मंथ्स या तो पोस्टल बैलेट के थ्रू या फिर आपको ईजीएम कंडक्ट करनी पड़ेगी उस डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। तो एक बार इस सब रेगुलेशन को रीड करते हैं। द लिस्टेड एंटिटी शैल एंश्योर दैट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स for appointment of a person on the board of director is taken at the next general meeting or within a time period of 3 months from the date of appointment whichever is earlier। यानी कि अगर आप अपनी कंपनी में एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं अगस्त में और आपकी जो एजीएम है वो सितंबर में है, तो डेफिनेटली आप सितंबर की एजीएम में उनका शेयर होल्डर अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, अगर आपकी एजीएम काफ़ी दूर है तो उस केस में आपको विद इन 3 मंथ्स शेयर होल्डर अप्रूवल लेना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये जो प्रोविजन है सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए नहीं है। आप किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, चाहे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या फिर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, सभी के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अब देखते हैं रेगुलेशन 18। रेगुलेशन 18 डील करता है ऑडिट कमिटी के साथ। ऑडिट कमिटी का जो कंपोजिशन है उसमें ये मेंशन था दैट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ 2/3 के आगे एक वर्ड यूज किया गया है एटलीस्ट, यानी कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी कि कंपनी को एनकरेज किया जा रहा है कि कम से कम 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो आपके ऑडिट कमिटी में होने चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो वॉलेंटरी बेसिस पे सारे के सारे जो मेंबर हैं वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड पे एम्फेसाइज किया गया है दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब देखते हैं रेगुलेशन 19 में क्या चेंज आया है या रेगुलेशन 19 में क्या अमेंडमेंट है। रेगुलेशन 19 डील करता है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी के साथ। अब ये अमेंडमेंट तो एनआरसी में है, लेकिन ये किसके कंटेक्स्ट में है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कंटेक्स्ट में। जैसा कि मैंने आपको बताया,
कि इस अमेंडमेंट की जो सेंट्रल थीम है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी कमिटी के कंपोजिशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज़्यादा हैं तो वहाँ पे गवर्नेंस ज़्यादा होगी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी और एथिक्स ज़्यादा होंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो इसीलिए इस अमेंडमेंट के हिसाब से एनआरसी का जो कंपोजिशन है और उसमें जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 50% ऑफ द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए थे, यानी कि आपकी एनआरसी में 50% जो मेंबर हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए थे, लेकिन अब ये 2/3 हो गया है, यानी कि इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। और आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपकी एनआरसी में 2/3 मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। तो इसमें एक एक्शन पॉइंट बनता है कि आपको आपकी एनआरसी का कंपोजिशन एक बार रिव्यू करना है और देखना है कि क्या आपके पास 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं आपकी कमिटी में। अगर नहीं है तो आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपनी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी को। नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी से रिलेटेड एक और अमेंडमेंट आया है जिसको हम डिस्कस करेंगे और उसके हिसाब से आपको अपनी एनआरसी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में चेंज करना होगा। चलिए क्विकली देख लेते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अप्रूवल से रिलेटेड क्या चेंज आया है। एलओडीआर में ये पहले से ही मेंशन था कि ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमिटी। लेकिन अब इसमें एक और अमेंडमेंट आया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की जो अप्रूवल है उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की जो अप्रूवल है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ही आएगी। नाउ लेट्स डिस्कस रेगुलेशन 25। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है और शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए तो मुझे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, तो अभी तक हमारा जो आंसर होता है वो है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अपॉइंटमेंट के केस में हमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है और रीअपॉइंटमेंट के केस में हमें स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आ गया है उसके हिसाब से चाहे अपॉइंटमेंट है या रीअपॉइंटमेंट है, फर्स्ट टाइम रिमूवल है या सेकंड टाइम रिमूवल है, आपको शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। सो ये एक अमेंडमेंट आया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे जो कंसल्टेशन पेपर था वहाँ पे एक बहुत ही यूनिक अप्रूवल मैकेनिज्म की बात की गई थी। जनरली ये जो मैकेनिज्म है बाहर ओवरसीज कंट्रीज में है, इसका नाम है डुअल अप्रूवल और मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट। इसका ये मतलब है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है एक बार तो आपको नॉर्मली एज अ शेयर होल्डर अप्रूवल लेनी है और उसके बाद जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर से भी मेजॉरिटी लेनी है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का 2 बार अप्रूवल होगा, एक बार नॉर्मल शेयर होल्डर अप्रूवल से और दूसरी बार सिर्फ और सिर्फ जहां पे कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी वोटिंग के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा। तो एक प्रोसेस भी दिया गया था कंसल्टेशन पेपर में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और आज की डेट में अभी भी हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए डुअल अप्रूवल मैकेनिज्म नहीं है। अब एक और चेंज है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड, यानी कि अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन करते हैं और आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक वैकेंसी है तो हमें न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करने का टाइमलाइन क्या दिया गया है। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 में देखते हैं तो वहाँ पे मेंशन है विद इन 3 months ऑफ डेट ऑफ सच वैकेंसी, लेकिन एलओडीआर में मेंशन था वेदर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी और इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच एवर इज लेटर। लेकिन अभी इसको कंपनीज एक्ट 2013 से अलाइन कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी सिंपली विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी को मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं डीएनओ इंश्योरेंस की, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस। सो ये अभी तक एप्लीकेबल था सिर्फ टॉप 500 कंपनीज पे, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद ये टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है।
तो अगर आप अभी तक टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज में नहीं थे लेकिन टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज में थे, तो आपको इस डायरेक्शन में काम करना होगा। यू विल हैव टू बी इन टच विद द इंश्योरेंस एजेंट और वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज अवेलेबल है। आपको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और मैनेजमेंट से डिस्कस करना होगा कि इसका क्वांटम कितना होना चाहिए। सो इन एनी वेज आपको 31 दिसंबर 2021 से पहले ये पॉलिसी प्रोक्योर करनी है। LODR के हिसाब से ये जो पॉलिसी हमें लेनी है सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए लेनी है, लेकिन जनरली जब भी कंपनी इस तरह की पॉलिसीज़ को प्रोक्योर करती है तो वो ना सिर्फ अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए बल्कि जो बाकी के भी डायरेक्टर्स हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करती है, और जो उनके ऑफिसर्स हैं जैसे की मैनेजरियल पर्सनल है उनको भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी में इंक्लूड करती है। तो आप जो है अपने इंश्योरेंस एजेंट से या फिर इंश्योरेंस कंपनी से नेगोशिएट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अमेंडमेंट को डिस्कस करते हैं। अगर कोई इस तरह का प्रोविजन आता कि अगर एक डायरेक्टर, मान लीजिए कोई डायरेक्टर है मिस्टर एक्स और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ही बात कर रहे हैं, मिस्टर एक्स जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो किसी एक कंपनी से रिज़ाइन कर देते हैं। रिज़ाइन करने के बाद अगर उन पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि आप जो है 1 साल तक यानी कि 1 ईयर तक किसी और कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ मेंशन था सेबी के कंसल्टेशन पेपर में। और इसके पीछे जो रैशनेल भी ये था कि जनरली जो डायरेक्टर हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वो या तो पर्सनल रीजन की वजह से या प्री ऑक्यूपेशन की वजह से कंपनी से रिज़ाइन कर देते हैं, बल्कि जो रीज़न होता है वो कुछ और होता है और वो उस रीज़न को अपने रेजिग्नेशन लेटर में मेंशन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि प्री ऑक्यूपेशन की वजह से रिज़ाइन कर रहे हैं, इन दैट केस उनको 1 साल तक अलाउ नहीं करना चाहिए किसी और कंपनी के बोर्ड को ज्वाइन करने के लिए, सो दैट ये जो प्री ऑक्यूपेशन या पर्सनल रीज़न है इनको हम लोग अवॉइड कर सकें। लेकिन इसको अगेन पब्लिक ने वेलकम नहीं किया और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज भी थी। तो जैसे कि कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है एक्स और वो ABC लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हैं। अब ये जो डायरेक्टर हैं ये इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ अलाइन नहीं होते हैं या कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल, राइट? ऐसा हो सकता है। सो इस केस में अगर हम ये वाली कंडीशन लगा दें कि अगर आप यहाँ से रिज़ाइन करते हैं और हम आपको अगले 1 साल तक किसी और कंपनी के बोर्ड पे ज्वाइन नहीं करने देंगे, तो ये जो मिस्टर एक्स हैं ये अननेसेसरी, इनका मन नहीं है लेकिन उसके बाद भी ये बोर्ड पे बने हुए हैं, तो ये जो है ये कंपनी के इंटरेस्ट में भी नहीं है और इंडिविजुअल डायरेक्टर के इंटरेस्ट में भी नहीं है। और दूसरा ये है कि इसमें एक लूप होल भी है। वो लूप होल ये है कि आप जो है किसी डायरेक्टर को रिज़ाइन करने के बाद अपॉइंटमेंट के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी डायरेक्टर के इस तरह की प्लानिंग है तो वो क्या करेगा, पहले किसी के बोर्ड को यानी कि जिसके बोर्ड को वो ज्वाइन करना चाहता है उसको ज्वाइन कर लेगा और उसके बाद कंपनी से यानी कि जो दूसरी कंपनी है वहाँ से रिज़ाइन करेगा। तो ये लूप होल भी है। तो इसमें प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज थी, इसलिए ये जो प्रोविज़न है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसके बदले जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया वो ये किया गया कि अगर एक कंपनी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहाँ से रिज़ाइन करते हैं और उसके कुछ महीने के बाद या फिर इमीडिएट बेसिस पे उसी कंपनी के या उस कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी या फिर प्रमोटर ग्रुप की कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं, तो ये जो चीज़ है अब अलाउ नहीं है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, रिज़ाइन करने के बाद आप 1 साल तक उस कंपनी के या उस कंपनी के होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी के या प्रमोटर ग्रुप कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेशन 36 की। रेगुलेशन 36 में ये मेंशन है कि अगर आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं या रीअपॉइंट कर रहे हैं तो शेयर होल्डर को आपको उस डायरेक्टर से रिलेटेड क्या क्या भेजना है नोटिस में, जैसे कि ब्रीफ रिज्यूमे ऑफ डायरेक्टर, नेचर ऑफ एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज,
डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर्स इंटर से। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्क्लोजर है ये पहले से ही था, यानी कि ये अभी भी है। चेंज क्या हुआ है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो एक जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी दैट नेम ऑफ लिस्टेड कंपनी इन विच द पर्सन ऑल्सो होल्ड्स द डायरेक्टरशिप एंड द मेंबरशिप ऑफ द कमिटीज ऑफ द बोर्ड। यानी कि अगर मैं एक्स को अपनी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा हूं तो मुझे ये भी बताना है कि एक्स आज की डेट में कौन कौन सी लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर है और कौन कौन सी कमिटीज में मेंबरशिप होल्ड करते हैं। तो ये तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, ये पहले से ही था। लेकिन अब आपको ये भी बताना है कि एक्स ने पिछले 3 सालों में कौन कौन से लिस्टेड कंपनी से रिजाइन किया है। तो दिस इज एन एडिशनल रिक्वायरमेंट नाउ। इसी तरह से एक और चीज आपको शेयर होल्डर को डिस्क्लोज करनी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। एंड दैट न्यू क्लॉज इज इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यानी कि अगर आप किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं या रीअपॉइंट कर रहे हैं तो आपको ये भी डिस्क्लोज करना होगा द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द रोल एंड द मैनर इन विच द प्रपोज्ड पर्सन मीट्स सच रिक्वायरमेंट्स। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट चेंज है, नेक्स्ट अमेंडमेंट है जो कि एनआरसी के लिए है। यानी कि जब एनआरसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आइडेंटिफाई करेगी तो उनको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सो ये है शेड्यूल 2 रोल ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। तो इस अमेंडमेंट की वजह से आपको अपने एनआरसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को रीलुक करना पड़ेगा और जो भी नए क्लॉजेज हैं उनको इंसर्ट करना पड़ेगा। सो न्यू क्लॉजेज क्या ऐड हुए हैं ये देख लेते हैं। इसमें ये मेंशन है, अगर मैं बात करूं 1A की, एनआरसी को यानी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी विल इवेल्युएट द बैलेंस ऑफ स्किल, यानी कि जो वैकेंसी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, जो वैकेंसी है उसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसे पर्सन के पास, इस तरह का एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बनेगा। जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, इट इज सिमिलर टू दैट। इसके बाद एनआरसी को ये भी इंश्योर करना है कि जिस भी कैंडिडेट को या जिस भी पर्सन को वो नॉमिनेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उनके पास ये सारी की सारी क्वालिफिकेशंस, स्किल्स और नॉलेज है। बेसिकली उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें ये जो कैंडिडेट है इनकी स्किल्स, इनकी जो नॉलेज है वो मैच होनी चाहिए। अब यहाँ पे फर्दर कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि अगर एनआरसी चाहे तो किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प ले सकती है, चाहे वो कैंडिडेट्स को सर्च करने में हो या फिर एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने में। सेकंड पॉइंट ये है, while shortlisting the candidates, NRC should consider candidates from a wide range of background और स्पेसिफिकली डाइवर्सिटी को कंसिडर करना चाहिए। यानी कि बोर्ड की अभी एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी क्या है और उसके बेसिस पे हमें किस तरह का पर्सन अभी लेके आना चाहिए बोर्ड में। थर्ड, कंसिडर द टाइम कमिटमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स का अभी एग्जिस्टिंग शेड्यूल क्या है, क्या जो कैंडिडेट है वो ऑलरेडी काफ़ी सारी लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर है, क्या वो किसी लिस्टेड कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि पता चलेगा कि ये जो कैंडिडेट है इनका टाइम कमिटमेंट्स कैसा रहेगा। तो ये चेंज था एनआरसी के रोल में। अब देखते हैं शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 किसकी बात करता है? शेड्यूल 3 यानी कि रेगुलेशन 30 से ये कनेक्टेड है, जिसमें कि ये बताया गया है कि हमें कुछ इवेंट्स को, जो मटेरियल इवेंट्स हैं, उनको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है। और इसी तरह का एक मटेरियल इवेंट है रेजिग्नेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें अभी रिसेंटली ही कुछ चेंजेस किए थे, कुछ अमेंडमेंट्स की थी, जिसमें ये बताया गया था कि आपको डिटेल में एक रीज़न देना है और इस रीज़न को आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनको ये कंफर्म करना है दैट देयर इज़ नो अदर रीज़न विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन द रेजिग्नेशन लेटर। और थर्ड यहाँ पे पॉइंट था कि ये जो कंफर्मेशन है ये आपको स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करनी है। अब इसमें क्या चेंज आया है? इसमें जो बड़ा चेंज है वो ये है, अब आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रेजिग्नेशन लेटर एज इट इज स्टॉक एक्सचेंज को भेजना है। सो इन केस 1 जनवरी 2022 के बाद अगर आपकी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन करते हैं तो आपको उनका जो रेजिग्नेशन लेटर है एज इट इज स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करना है या फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे एक नई क्लॉज को या फिर एक नई रिक्वायरमेंट को ऐड किया गया है। वो रिक्वायरमेंट ये है
कि जो भी डायरेक्टर ने रिजाइन किया है वो और कौन कौन सी लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर हैं और कौन कौन सी लिस्टेड कंपनीज की बोर्ड कमिटीज में मेंबर हैं, ये भी डिस्क्लोज करना है। यानी कि अगर एक्स ने रिजाइन किया है और एक्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे तो उनका रेजिग्नेशन लेटर जाएगा स्टॉक एक्सचेंज को, प्लस एक्स और कौन कौन सी लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर हैं या फिर और कौन कौन सी लिस्टेड कंपनीज की बोर्ड कमिटी के मेंबर हैं या चेयरपर्सन हैं, ये भी हमें स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। सो ये जो चेंजेस थे ये आए थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कंटेक्स्ट में। बाकी के रेगुलेशन में अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन में भी कुछ चेंज आया है, उसको भी क्विकली एक बार चेक कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन में क्या अमेंडमेंट्स आई हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पे जो सबसे पहला चेंज है दैट इज रिलेटेड टू कूलिंग ऑफ पीरियड। यानी कि अगर आपको किसी लिस्टेड कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो इन दैट केस आपका कोई मटेरियल पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उस कंपनी के साथ, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट के साथ, प्रमोटर के साथ, डायरेक्टर के साथ ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि आज अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है तो प्रीवियस 2 इयर्स में आपका कोई मटेरियल पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। सो ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, लेकिन अब इसको 2 की जगह 3 कर दिया गया है। और 3 इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाकी के सब रेगुलेशन है, बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे 3 इयर्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसको हार्मोनाइज किया गया है और उनके साथ सिंक किया गया है। इस पे एक एक्शन टेकन पॉइंट ये बनता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो क्राइटेरिया है उसको रिव्यू कर लें। फिर एक एग्जिस्टिंग क्लॉज था जिसको डिलीट कर दिया गया है और इसके बदले एक नया क्लॉज आ गया है जो इससे ज़्यादा बड़ा है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव है। उसको देखते हैं। ये जो डिलीट किया गया है क्लॉज, इसमें ये मेंशन था कि अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है किसी लिस्टेड कंपनी का तो आपके जो रिलेटिव्स हैं उनका पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए लिस्टेड में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में, एसोसिएट कंपनी में। और ये जो पिक्यूनियरी रिलेशनशिप की लिमिट है ये 2% दी गई थी। तो अभी भी मोर और लेस सेम है प्रोविजन, लेकिन इसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वे में मेंशन किया गया है। तो एक बार इसको देखते हैं। तो इस डिलीटेड प्रोविजन के अब कुछ सब पॉइंट्स बना दिए गए हैं। पहला जो पॉइंट है वो है ए। इसमें ये मेंशन है कि अगर आप किसी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके जो रिलेटिव्स हैं वो उस कंपनी में, यानी कि उस लिस्टेड कंपनी में, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी में पिछले 3 सालों में या करंट फाइनेंशियल ईयर में सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर रहे हैं। सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर रहे हैं यानी कि शेयर होल्डर नहीं है या डिवेंचर होल्डर नहीं है, और उसकी जो लिमिट है दैट इज फेस वैल्यू इन एक्सेस ऑफ 50 लाख रुपीज और 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द लिस्टेड कंपनी। इसी का जो बी पॉइंट है, इट सेज दैट योर रिलेटिव शुड नॉट बी इंडेटेड टू द लिस्टेड एंटिटी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, प्रमोटर्स और डायरेक्टर। इसी तरह से पॉइंट सी कहता है आपका जो रिलेटिव है he or she has not given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person. Then इसी का जो last point है D, it says that any other pecuniary relationship, यानी कि आपके जो रिलेटिव है उनका कोई pecuniary relationship नहीं होना चाहिए। किसके साथ नहीं होना चाहिए? अगेन सेम एंटिटीज के साथ, लिस्टेड कंपनी, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के साथ। और इसका भी जो अमाउंट दिया गया है दैट इज 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम। लास्ट में जो एक अपर लिमिट दी गई है जिसकी मैं बात कर रहा था, दैट अपर लिमिट इज 2% ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर, टोटल इनकम और 50 लाख रुपीज, और सच हायर अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम विच एवर इज लोअर। एक और चेंज आया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन में, और ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। इसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको किसी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो ना आप खुद या आपका कोई रिलेटिव क्या नहीं होना चाहिए, उस लिस्टेड कंपनी का या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए या की मैनेजरियल पर्सनल नहीं होना चाहिए। और इसका जो कूलिंग ऑफ पीरियड है 3 इयर्स का है, यानी कि आज अगर आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है तो पिछले 3 सालों में ना तो आप ना आपका कोई रिलेटिव लिस्टेड कंपनी का या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए या फिर की मैनेजरियल पर्सनल होना चाहिए। तो अभी तक इसमें जो एंटिटीज थी वो सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी थी।
अगर आप उसके प्रमोटर ग्रुप कंपनी के एम्प्लॉय रहे हैं या की मैनेजरियल पर्सनल रहे हैं तो आप पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर भी एक रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि कंपनी बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप ऑफ लिस्टेड कंपनी को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप इसको भी रिव्यू कर लें। जो भी आपके एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं या फिर आप जो न्यू अपॉइंटमेंट करने वाले हैं तो आपको ये कंसिडर करना चाहिए। लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन है, एक प्रोवाइजो दिया गया है। अगर हम बात करें रिलेटिव की और जो कि एम्प्लॉय रहे हैं, यानी कि आप अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके जो रिलेटिव हैं अगर वो इन कंपनीज में यानी कि लिस्टेड कंपनीज में, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या प्रमोटर ग्रुप कंपनी में अगर वो एम्प्लॉय रहे हैं तो वहां पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर आप खुद उस प्रमोटर ग्रुप कंपनी के एम्प्लॉय रहे हैं, होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी के एम्प्लॉय रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, आपके रिलेटिव को ये एग्जेम्पशन दी गई है। So this was the detailed analysis of SEBI LODR Third Amendment 2021. Thank you so much.